गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम संजय भटनागर दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय संजय भटनागर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप मेरे सारे वीडियोस को शुरू से देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको लगता होगा कि मैं सेम बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मेरा जो 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप ध्यान से शुरू से सारी की सारी क्लासेस को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड होता क्या है और उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है। हमने दोनों के डिफरेंसेस भी पढ़े थे। आज का टॉपिक हमारा है कि हम एक्सेस डिमांड को और डेफिशिएंट डिमांड को इकोनॉमी में कैसे डील करते हैं। बेसिकली एक बात, इनका जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को जो एक सबसे मेन कॉज होता है वो होता है मार्केट में मनी सप्लाई का बढ़ जाना या कम हो जाना। अगर मार्केट में किसी भी रीज़न की वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गई, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ गया। और अगर मनी सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड कम होती है, क्योंकि मार्केट से पैसा कम हो गया। तो अगर डिमांड बढ़ती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, और अगर डिमांड कम होती है तब गवर्नमेंट क्या करती है। सो गवर्नमेंट दो तरीके से, दो पॉलिसीज़ को यूज़ करके एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को डील करती है। जो पहली पॉलिसी उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट फॉलो करती है फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम गवर्नमेंट की रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोलते हैं। एक दूसरी पॉलिसी होती है जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा, जैसे इंडिया में आरबीआई करता है, लेकिन अदरवाइज बाकी कंट्रीज में हमेशा जो भी वहाँ का सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करेगा। हम मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट मतलब वो तरीके जिनको यूज़ करके गवर्नमेंट मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, एक है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ओके बच्चों, सेंट्रल अभी हम लोग बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड में मैंने आपको अभी बताया था कि वो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट डील कर रहे हैं। सो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा लेंड करता है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। भाई अब कमर्शियल बैंक क्या करता है, वो सेंट्रल बैंक से पैसा लेगा और वो फिर आगे लेंड कर देगा। तो अगर सपोज सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक ने से 5% पे पैसा लोन लिया है, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक क्या करेगा, वो आगे 10% पे पैसा लोन पे दे देगा। तो मतलब जो बोरोवर्स हैं उनको लेंड कर देगा। अब मार्केट में एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड का मैंने अभी आपको रीज़न बताया था कि एक्सेस डिमांड होती है मार्केट में मनी सप्लाई का बढ़ जाना, मतलब मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा मनी सप्लाई है। तो सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो अपना बैंक रेट बढ़ा देगा। मतलब जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लेंड कर रहा है वो रेट बढ़ा देगा। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, उसको तो आगे पैसा लेंड करना है, तो कमर्शियल बैंक आगे लेंडिंग रेट बढ़ा देगा। तो जब लोगों के लिए लेंडिंग रेट बढ़ जाएगा तो वो कम पैसा बोरो करेंगे, क्योंकि उनके लिए बोरोइंग कॉस्टली हो जाएगा। जब वो कम पैसा बोरो करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड कम होगी। सो इस तरीके से डेफिशिएंट डिमांड में इसका एग्जैक्टली उल्टा है कि अगर डेफिशिएंट डिमांड का मेन रीज़न क्या है कि मनी सप्लाई का कम होना। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो रही है तो लोग कम डिमांड करें, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। सेंट्रल बैंक का यहाँ पे मेन पर्पस क्या है, उस मनी सप्लाई को बढ़ाना बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर, बाय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स, बाय मनरेगा नरेगा सॉर्ट ऑफ स्कीम्स, वो पैसा बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो अपने बैंक रेट को कम कर देगा। जब कम कर देगा तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा बोरो करेगा। जब कमर्शियल बैंक ज़्यादा बोरो करेगा तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा लेंड करेगा। इस तरीके से हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड दोनों सिचुएशन में आरबीआई अपनी बैंक रेट पॉलिसी को डील करता है। एक बार दोबारा से, इट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। जिस रेट पे सेंट्रल बैंक, हमारे यहाँ पे आरबीआई है, कमर्शियल बैंक को पैसा लेंड करता है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट, टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। कमर्शियल बैंक की जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं, लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स भी इंक्लूड होती हैं, उनको पूरा करने के लिए
सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा लेंड करता है, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द बैंक रेट। एक्सेस डिमांड में बैंक रेट बढ़ा देगा, जब बैंक रेट बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक के लिए फंड्स महंगे हो जाएंगे, कमर्शियल बैंक अपना आगे रेट बढ़ा देंगे और लोग कम पैसा बोरो करेंगे, जब कम बोरो करेंगे मनी सप्लाई कम होगी। एंड डेफिसिट डिमांड में इसका एग्जैक्टली उल्टा, रेट को कम कर दिया जाता है तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लेंड कर रहा है कमर्शियल बैंक पे आगे कम रेट पे लेंड करेगा और लोग ज़्यादा बोरो करेंगे और इस तरीके से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी ड्यूरिंग डेफिसिट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड वापस से नॉर्मल हो जाएगी। करा बैंक रेट, बैंक रेट जैसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट। बैंक रेट और रेपो रेट में सिर्फ ये फ़र्क है कि बैंक रेट हमेशा सेंट्रल बैंक, हमारे यहाँ पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो लोन देता है वो देता था लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जो उसकी कमर्शियल बैंक की जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लेंड करता था। लेकिन रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है वो रेट जहाँ पे कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे लेंड कर रहा है टू मीट शॉर्ट टर्म नीड्स, शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए कर रहा है। बाकी इसकी वर्किंग एग्जैक्टली सेम है जैसे बैंक रेट की। अगर एक्सेस डिमांड है मतलब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो सेंट्रल बैंक रेपो रेट को बढ़ा देगा। जब सेंट्रल बैंक रेपो रेट को बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक के लिए फंड्स कॉस्टली हो गए तो कमर्शियल बैंक भी आगे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, तो लोग कम बोरो करेंगे क्योंकि उनके लिए बोरोइंग महंगी हो गई और कम बोरो करेंगे तो मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड कम होगी। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है मतलब मार्केट में पैसा कम है तो सेंट्रल बैंक रेपो रेट को कम कर देगा। जब कम कर देगा तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से ज़्यादा बोरो करेगा, ज़्यादा बोरो करेगा तो ज़्यादा लेंड करेगा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एंड इस तरीके से लोग ज़्यादा बोरो करेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी और जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन थी वो नॉर्मल डिमांड हो जाएगी। बच्चों जो अगला तरीका है जिससे कि हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को डील कर सकते हैं जो गवर्नमेंट यूज़ करती है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस और ओपन मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ओपन मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? सपोज मार्केट में कुछ सपोज सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड है, मतलब एक्सेस डिमांड कब होती है? मैंने इस वीडियो की शुरू में बताया था कि एक्सेस डिमांड होती है जब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उस केस में क्या होता है कि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा होता है तो डिमांड ज़्यादा करते हैं। अब आरबीआई क्या करता है, वो अपने ओपन मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, इसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू वो मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करता है। सिक्योरिटीज़ यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल पेपर्स होते हैं जिनकी मनी वैल्यू होती है। तो जब मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट्स को सेल करेगा तो ऑब्वियसली जो कमर्शियल बैंक है वो खरीदेंगे, तो जब कमर्शियल बैंक उन इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदेंगे तो मनी विल फ्लो फ्रॉम कमर्शियल बैंक टू सेंट्रल बैंक। जब कमर्शियल बैंक उसको उसके बदले में पे करेंगे तो उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो वो कम लेंड करेंगे। जो लोगों को लेंड कर रहे थे वो कम लेंड करेंगे क्योंकि उन्होंने अब फाइनेंशियल पेपर्स खरीद लिए हैं। उससे क्या होगा? लेंडिंग कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड कम होगी। और अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, सपोज मार्केट में पैसा कम है, लोग कम डिमांड कर रहे हैं और गवर्नमेंट को या आरबीआई को इससे डील करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, वो इस सिचुएशन में मार्केट से इंस्ट्रूमेंट्स जो उससे पहले बेच रखे थे वो खरीदेगा। भाई जब खरीदेगा कमर्शियल बैंक से लोगों से तो उसके बदले में पैसा पे करेगा। पैसा पे जब करेगा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जब पैसा पे करेगा तो कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा लेंड करेगा, ज़्यादा लेंड करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी और इस तरीके से जो डेफिशिएंट डिमांड थी वो बढ़ के नॉर्मल हो जाएगी। ओके बच्चों, जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट हमारी जो गवर्नमेंट इकोनॉमी में यूज़ करती है टू डील विद द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड वो है हमारा कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो बेसिकली क्या होता है भाई? पहले डेफिनेशन, सपोज it is that part of the total deposit which the commercial bank are required to keep with central bank. सपोज हम अज्यूम करते हैं कि अगर इकोनॉमी में कमर्शियल बैंक के पास टोटल 10,000 करोड़ रुपीस जमा हुए, इन करोड़ से सो 10,000 करोड़ रुपए जमा हुए। अब और हमारा जो CRR है 10% है, मतलब कि इस 10,000 का या 10,000 करोड़ का 10% मतलब 1,000 करोड़ कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ेगा। मतलब अब कमर्शियल बैंक के पास पैसे रह गए 9,000 करोड़ जो वो लेंड कर पाएगा। अब सपोज मार्केट में एक्सेस डिमांड है, जब एक्सेस डिमांड है तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो इस CRR को बढ़ा देता है। मतलब कि अब कमर्शियल बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आते हैं
उनका एक बड़ा हुआ परसेंटेज उनको सेंट्रल बैंक के पास रखवाना है। सपोज हम एज्यूम करते हैं कि 10 से बढ़ा के 20% कर दिया, पहले 10 था बढ़ा के 20% कर दिया, तो इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट 10,000 करोड़ का 20% सेंट्रल बैंक के पास रखवाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2,000 करोड़ रुपीस कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना है। मार्केट में उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब लेंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो मनी सप्लाई कम होगी, और मनी सप्लाई कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, और जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन थी वो नॉर्मल हो जाएगी। जो इसका दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको हम SLR बोलते हैं। SLR क्या होता है? दैट परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच द कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप विद इटसेल्फ। मतलब कमर्शियल बैंक अपने उस पैसे को लेंड नहीं कर सकता। टोटल डिपॉजिट का एक पार्ट जो कमर्शियल बैंक को हमेशा अपने पास रखना है, वो उसको लेंड नहीं कर सकता। सपोज जैसे इस केस में हमने एज्यूम करा 10%, मतलब 10,000 का 10% तो सेंट्रल बैंक के पास रखवाना है, और 10% हमेशा अपने पास रखना है, जो लेंड नहीं कर सकता। अब क्योंकि मार्केट में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, सेंट्रल बैंक ने क्या करा? SLR को बढ़ा दिया। जब SLR को बढ़ा दिया तो अब उनको SLR कर दिया 20%। जब SLR 20% हो जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक है उनका 2,000 करोड़ रुपए तो CRR हो गया, और 2,000 करोड़ रुपए उनका SLR हो गया। मतलब आउट ऑफ 10,000 करोड़ 4,000 करोड़ रुपए तो उनके ब्लॉक हो गए। मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी, क्योंकि वो कमर्शियल बैंक लेंड नहीं कर पाएगा। ये बेसिकली मैंने बहुत बड़े फिगर्स एज्यूम कर रहे हैं। अदरवाइज जब इकोनॉमी में सेंट्रल गवर्नमेंट कभी CRR या SLR को बढ़ाती है तो वो हार्डली 0.25 या 0.1% लेके चलती है। इतना बड़ा चेंज CRR SLR में नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। मतलब 0.25% जब मार्केट में CRR या SLR बढ़ाया जाता है तो उसका भी इम्पैक्ट इकोनॉमी में 40-50 हज़ार करोड़ रुपए का बढ़ना या कम हो जाना होता है। तो 20% या 10% का इंक्रीज यहाँ पे करना है, यहाँ पे इंक्रीज करना, दैट इज़ इम्प्रैक्टिकल। ये सिर्फ इसलिए फिगर्स लिए गए कि मैं आपको आराम से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बट जैसे कि एक्सेस डिमांड में हमने क्या करा? CRR बढ़ा दिया 10 से 20 और SLR भी बढ़ा दिया 10 से 20। लेकिन अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है, मतलब पैसा कम हो रहा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? वो CRR को कम कर देगा, 20 से कम करके 10 कर दिया, और SLR को भी 20 से कम करके 10 कर दिया। मतलब अब कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा रह जाएगा लेंड करने के लिए। जब ज़्यादा पैसा रह जाएगा तो वो ज़्यादा लेंड करेगा, ज़्यादा लेंड करेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और जो इकोनॉमी है जो अभी तक डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में थी वो उस सिचुएशन से बाहर आ जाएगी। ध्यान रखिएगा कि हम CRR, कैश रिजर्व रेशियो, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को जो प्लस करते हैं, हमारे पास आता है लीगल रिजर्व रेशियो, जो इस सिचुएशन में जो हमारी पहली सिचुएशन थी, CRR हमारा था 10%। ये फिगर हमेशा परसेंटेज के हैं, ध्यान रखिएगा। CRR हमेशा था 10%, SLR हमेशा पहला था 10%। तो 10 + 10 20% हमारा लीगल रिजर्व रेशियो था चेंज होने से पहले। बच्चों अभी हमने करा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने आपको बैंक रेट कराया, रेपो रेट करा दिया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया, CRR, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो P हो गया। अब जो अगला टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अभी हमने कहा था क्वांटिटेटिव, अब हम कर रहे हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की जो सबसे पहला कंपोनेंट है, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। ध्यान से डेफिनेशन सुनिएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज एक कंज्यूमर मार्केट बैंक से लोन लेने गया। जब वो बैंक से लोन लेने गया तो उसने, भाई बैंक बिना सिक्योरिटी के तो पैसा देगा नहीं, उसने क्या करा? बैंक ने सिक्योरिटी मांगी। तो उसने सपोज 100 रुपीज़ की सिक्योरिटी, मतलब कोई भी जो इसके पास आइटम था वो उसने एज सिक्योरिटी बैंक पे रखवा दिया। अब बैंक कभी भी सिक्योरिटी के वैल्यू के बराबर लोन नहीं देगा। बैंक क्या करेगा? वो उससे थोड़ा कम लोन देगा। सपोज बैंक ने क्या करा? बैंक ने 100 रुपये की सिक्योरिटी के बदले में 60 रुपये का लोन दिया। तो इस केस में भाई, क्योंकि बैंक कहीं ना कहीं अपनी प्रिकॉशंस लेके चलता है, तो इस केस में जो डेफिनेशन थी वो थी रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 100 एंड अमाउंट ऑफ लोन 60। तो मार्जिन हमारा क्या हो गया? इन दोनों का डिफरेंस 40%। ठीक है।
अब मार्केट में सपोज हम एज्यूम करते हैं कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। एक्सेस डिमांड में मैंने आपको बताया था कि एक्सेस डिमांड कब होती है, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है और आरबीआई क्या करता है, उस किसी भी तरीके से उस मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करता है। तो आरबीआई ने क्या करा, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी। उसने क्या करा, 40 से बढ़ा के 70 कर दिया। मतलब अब अगर एक कंज्यूमर बैंक के पास लोन लेने जाता है और बैंक उसको क्या करेगा, उसको सिर्फ अपना 70% काट के उसको सिर्फ 30% लोन देगा, मतलब 30 रुपीज़। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो कंज्यूमर है, ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ लोन ऑफ 30 रुपीज़ अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ 100 रुपीज़। कोई भी कंज्यूमर कभी भी 100 रुपये की सिक्योरिटी के लिए 30 रुपये का लोन नहीं लेगा, क्योंकि बाई चांस वो पे नहीं कर पाता, बाई चांस वो ये अमाउंट पे नहीं कर पाता, तो उसको इतने की सिक्योरिटी का नुकसान हो जाएगा, बैंक उसको सिक्योरिटी वापस नहीं करेगा। तो वो ही विल बी डिस्करेज, वो बोरो नहीं करेगा। मार्केट पे मनी सप्लाई कम होगी, अगर वो बोरो नहीं करेगा डिमांड कम होगी और जो एक्सेस डिमांड थी वो कम होते होते नॉर्मल डिमांड हो जाएगी। और अगर सिचुएशन है डेफिशिएंट डिमांड की, मार्केट में पैसा कम है, अब आरबीआई का मेन पर्पस क्या है, मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना। वो कैसे करेगा, वो मार्जिन को कम कर देगा। मतलब अगर एक कंज्यूमर मार्केट में जाता है, उसको बैंक के पास 100 रुपये का लोन सिक्योरिटी रखवाई, तो क्योंकि मार्जिन यहाँ पे कम हो गया है, तो इसका मतलब है कि जब बैंक उसको लोन देगा अपना मार्जिन काट के, तो वो 90% तक लोन दे देगा। तो 100 रुपये का 90%, 90 रुपीज़ हो गया। भाई ऑब्वियसली कोई भी बॉरोवर अगर उसको 100 रुपये की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में 90 रुपीज़ का लोन मिल रहा है, तो वो ज़्यादा हेसिटेट नहीं करेगा, क्योंकि बाई चांस वो पे नहीं भी कर पाता है तो उसकी 100 रुपये की सिक्योरिटी जाएगी। तो मतलब उसको ऑलमोस्ट अपना अमाउंट उसका रिकवर हो गया। और that will encourage the borrowers to borrow more। वो borrowers अब encourage होगा ज़्यादा borrow करने के लिए, मनी सप्लाई बढ़ेगी। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन थी वो बढ़ते बढ़ते नॉर्मल हो जाएगी। एंड इस तरीके से आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट के हेल्प से एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड दोनों सिचुएशन को डील करता है। थर्ड इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का, वो है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में भी क्या होता है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बोलते हुए ऑब्वियसली कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एसेंशियल है, जहाँ पे कि आप पैसे को कम नहीं कर सकते। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, वो उनको सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता है कि भाई जितने भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि आप लेंडिंग को कम नहीं कर सकते, आप उनको लेंड करते रहो, लेकिन कम से कम जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि क्रेडिट लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ या जितने भी नॉट सो एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे लेंडिंग कम करो। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, वो इस कंसेप्ट को यूज़ करके एसेंशियल सेक्टर्स को तो अभी पैसा लेंड किया जा रहा है, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, या पॉवर्टी रिमूवल हो गया, या इस तरह की स्कीम्स पे पैसा खर्च करना। लेकिन जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ है, जैसे कि कंज्यूमर गुड खरीदना, महंगी महंगी गाड़ियों को खरीदना, या बड़े बड़े मकान बनाना, ये सारी की सारी अभी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि भाई अभी इन एक्टिविटीज़ के लिए पैसा लेंड मत करो। जब ऐसा होता है तो मार्केट में ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को एक फ्री हैंड देता है, क्योंकि यू कैन लेंड मनी टू ऑल द सेक्टर्स, चाहे वो इंपॉर्टेंट हैं चाहे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक कैन नॉट जस्ट थ्रो द मनी, कहीं ना कहीं उसको ये ध्यान रखना है कि जो सेक्टर्स पे लो लेंड कर रहा है उसकी मनी की रिकवरी पॉसिबल है। ऑब्वियसली वो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ पे जब पैसा लेंड करता है तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा चार्ज करता है। जो अभी हमने कहा मॉनेटरी पॉलिसी, अब है फिस्कल पॉलिसी। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो सेंट्रल बैंक ऑफ आर कंट्री, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री होती है। मतलब जैसे हमारी कंट्री में आरबीआई जो पॉलिसी फॉलो करेगा वो मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेगा, लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट उस पॉलिसी को फॉलो करती है। तो फिस्कल पॉलिसी को हम गवर्नमेंट की रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोलते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी को जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है रेवेन्यू पॉलिसी। रेवेन्यू को हम टैक्स पॉलिसी भी बोलते हैं। भाई गवर्नमेंट के पास जो भी रेवेन्यू आता है वो कैसे आता है, टैक्स से आता है। मेन बहुत बड़ा रेवेन्यू का पार्ट उसका टैक्सेस से आता है। अब मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो अपने टैक्सेस को बढ़ा देगी। जब टैक्सेस बढ़ाएगी तो ऑब्वियसली लोगों के हाथ में पैसा कम रह जाएगा। जब वो कम पैसा रह जाएगा, बिकॉज अ बिग पार्ट ऑफ देयर इनकम इज गोइंग टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस।
तो वो डिमांड कम करेंगे। जब डिमांड कम करेंगे तो जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन थी वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो नॉर्मल डिमांड हो जाएगी। और अगर मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, मतलब मार्केट में पैसा कम है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपने टैक्सेस को कम कर देगी। और टैक्सेस कम करेगी तो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। नाउ दे हैव मोर मनी टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो जो डेफिशिएंट डिमांड है वो नॉर्मल में धीरे करके नॉर्मल में आ जाएगी। इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। भाई गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स पे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जैसे कि पॉवर्टी रिमूवल है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम है, जैसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना, तो गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च करती है। अब अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, मतलब मार्केट में ऑलरेडी मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। जब वो एक्सपेंडिचर को कम करेगी तो जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स है, ऐसी बहुत सी जगहों से जो पैसा कम होगा तो लोगों के हाथ में पैसा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो पैसा कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो स्पेंड कम करेंगे। जब वो स्पेंड कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होते होते नॉर्मल डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। वो बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देगी, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम स्टार्ट कर देगी, वो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इस तरह की जो स्कीम्स हैं वो स्टार्ट कर देगी। जब वो ऐसा करेगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और जो डेफिशिएंट डिमांड है वो बढ़ते बढ़ते नॉर्मल हो जाएगी। इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो पब्लिक बोरिंग इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। भाई आप में से बहुत सारे लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराते होंगे। पोस्ट ऑफिस है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। अगर हम लोग जब पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराते हैं तो वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बन जाती है, मतलब गवर्नमेंट के लिए वो बोरोइंग मानी जाती है। तो अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स को बढ़ा देगी। मतलब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ पोस्ट ऑफिस का, कि वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगी लोगों को टू कम एंड डिपॉजिट मनी इन द पोस्ट ऑफिस, कि भाई आओ और पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करो। लोगों के हाथ में पैसा कम रह जाएगा, पैसा कम रह जाएगा तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होते होते नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट विल डिस्करेज पीपल टू डिपॉजिट मनी विद द पोस्ट ऑफिसेज इन अदर सच इंस्टीट्यूशंस। जब लोगों को ऐसा डिस्करेजमेंट मिलेगा, जब उनको ज़्यादा अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो कम पैसा पोस्ट ऑफिस वगैरह में जमा कराएंगे, उनके पास पैसा ज़्यादा रह जाएगा, और वो मार्केट में जो डेफिशिएंट डिमांड थी वो वापस से नॉर्मल डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। फोर्थ कंपोनेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग। मैंने आपको लास्ट क्लास पे ये बात को डिस्कस किया था कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है। एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। सपोज गवर्नमेंट ने 100 रुपये कमाए और 200 रुपये खर्च कर दिए। अब गवर्नमेंट -100 में चले गए तो गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट एक मनी इशूइंग अथॉरिटी है, गवर्नमेंट करेंसी इशू कर सकती है। तो जो -100 में गई, गवर्नमेंट क्या करेगी, उतने पैसे की करेंसी इशू कर दी। अब करेंसी इशू करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट करेंसी को इशू नहीं करेगी, वो दूसरे तरीक़ों से पैसे को अरेंज करने की कोशिश करेगी, और वो कम डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी। और अगर मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है तो वो करेंसी ज़्यादा इशू करेगी, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, एंड बढ़ते बढ़ते नॉर्मल डिमांड हो जाएगी। एक बार दोबारा से मैं डेफिसिट फाइनेंसिंग की डेफिनेशन को बता रहा हूँ। व्हेन गवर्नमेंट इश्यूज न्यू करेंसी इन द मार्केट टू फाइनेंस इज डेफिसिट। जब गवर्नमेंट मार्केट में नया पैसा इशू करती है अपने डेफिसिट को कवर अप करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब आप इस तरीके से ये पूरे टेबल में आपको फिस्कल पॉलिसी का एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। बाकी मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप इस सब समझने के बाद एक बार अपनी बुक ज़रूर रेफ़र करें और पूरे का पूरा गो थ्रू करें। कोशिश ये करिएगा कि इकोनॉमिक्स में आप जो भी लैंग्वेज याद करते हैं वो थोड़ा बुक की होनी चाहिए, ज़्यादा अपनी लैंग्वेज मत लिखने की कोशिश करिएगा, आपके मार्क्स कर सकते हैं। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा सारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं आगे बहुत सारे चैप्टर्स लोड करने वाला हूँ एंड आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। प्लीज़ बने रहिए और लगातार वीडियोस को फॉलो करते रहिए, उनको गो थ्रू करते रहिए, आपको अच्छा रहेगा।